Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति भाग 2 में से सदाचार का तावीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। पाठ को विस्तार से समझने से पहले इस पाठ से संबंधित कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि आपको पाठ समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का शीर्षक सदाचार का तावीज़। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, और तावीज़ वह वस्तु, वह चीज़ जिसे आमतौर पर हम अपनी भुजा पर, अपने गले में या कलाई में बांध देते हैं, यह सोचकर कि यह तावीज़ हमें बुरी नज़र से हमारा रक्षण करेगा। एक प्रकार से यह हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। आमतौर पर इसे बच्चों के गले में बांधा जाता है या उनकी भुजा पर बांधा जाता है। तो यह है हमारे पाठ का शीर्षक सदाचार का तावीज़। अब हम इस पाठ के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनके बारे में जानते हैं। उनका थोड़ा सा जीवन का परिचय हम लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत के महान व्यंग्यकार और प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमीना गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मध्य प्रदेश में रहकर ही पूर्ण की। इसके उपरांत उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री को प्राप्त किया। जब वो 18 वर्ष तक पहुँचे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वन विभाग में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने 1942 से 1947 तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। साथ ही साथ वो लेखन कार्य भी करते रहे, लेकिन वन विभाग की नौकरी उन्हें जची नहीं, उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके उपरांत वो अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ करते रहे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने पाया कि अध्यापन और लेखन कार्य एक साथ साथ नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने अध्यापन कार्य से भी छुट्टी ले ली और अपना पूरा ध्यान जो है वो लेखन कार्य में उन्होंने लगाया। लेखन कार्य में उन्होंने बहुत सारे रचनाओं को लिखा है। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ पढ़ रही हूँ। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें से उपन्यास है तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी, संस्मरण है, तिरछी रेखाएं, कहानी संग्रह है उन्होंने लिखे हैं, भोलाराम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, लेख संग्रह है, वैष्णव की फिसलन, काग बगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसा भी सोचा जाता है, माटी कहे कुमार से, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, सदाचार का तावीज़। इन रचनाओं में विकलांग श्रद्धा का दौर, उनकी ये जो रचना है, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मुख्यतः हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। वो पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में हिंदी साहित्य में स्थापित किया और उसे मनोरंजन की पुरानी एवं परंपरागत परिधि से बाहर निकालकर जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाया। अब बच्चों, हम जानते हैं व्यंग्य क्या होता है, उसे हम सबसे पहले उसे जानते हैं। व्यंग्य
वह साहित्य की विधा है, वह रचना है, वह माध्यम है जिससे रचनाकार या व्यंग लेखक, व्यंगकार जीवन की विसंगतियों, कुरूपताओं, जीवन की खोखलापन, पाखंड को दुनिया के सामने, समाज के सामने उजागर करता है। यो तो हम सभी इन परिस्थितियों से, स्थितियों से, इन समस्याओं से, भ्रष्टाचार से वाकिफ होते हैं, लेकिन हम में से कोई भी उसे दूर करने की या उसे बदलने की, उन स्थितियों को बदलने की हम कोशिश नहीं करते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से, उन विद्रूमताओं से, उस असंगतियों से हम एक प्रकार से समझौता करते अपना जीवन जी लेते हैं। यहाँ पर व्यंगकार, व्यंग लेखक अपना दायित्व निभाते हुए नजर आता है। वह अपनी रचनाओं में ऐसी स्थिति, ऐसे पात्र की रचना करता है जिससे कि इन समस्याओं से वह पाठक को सचेत करता है। कहते हैं कि व्यंग निबंध में या व्यंग लेखन में मारक क्षमता जो होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, और व्यंग सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रहार न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करता है, और वार जो होता है वह सीधे निशाने की ओर जाता है। और यही कार्य जो है वह हरिशंकर परसाई जी ने अपने लेखन के द्वारा किया है। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे, सदाचार का तावीज़, इस पाठ में भी उन्होंने यही अपना दायित्व निभाया है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो असंगतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा वार किया है, करारा व्यंग किया है, और यह उन्होंने एक लोक कथा के माध्यम से किया है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं लोक कथा क्या होती है, उसे थोड़ा बहुत जानते हैं। लोक कथा समाज की वह कहानियाँ होती हैं जिसे मौखिक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई जाती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य एक ही होता है, समझ, ज्ञान, नैतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग लोक कथाएं हैं। उसमें से मैं आपको कुछ उदाहरण तौर पर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। अकबर बिरबल की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये जो कहानियाँ हैं वह लोक कथाएं हैं। और आसान भाषा में मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी। बच्चों को सुलाने के लिए रात के दौरान जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वह लोक कथाएं थी। उनमें सिर्फ ज्ञान, समझ और मूल्य उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाए जाते हैं। तो इसी माध्यम की मदद से हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ को के सामने प्रस्तुत किया है। अब इस पाठ की जो लोक कथा है उसे सुनते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा, शोर हो गया कि नगर में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, कहा कि प्रजा बहुत शोर कर रही है, हल्ला मचा रही है कि देश में, नगर में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। मुझे तो वह कहीं दिखा नहीं। आपको कहीं दिखा है? आपने उसे देखा है? इस पर दरबारी कहने लगे राजा से, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे सकती है वो हमें कैसे दिख सकती है? इस पर राजा कहने लगे, नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आप लोग उसे देखते हो। उदाहरण के तौर पर बुरे सपने जो मुझे कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप तो उन्हें देखते हो। इस पर दरबारी उन्हें कहते हैं, हाँ महाराज, बुरे सपने हम देखते हैं, लेकिन ये सपनों की बात है और भ्रष्टाचार अलग है। फिर भी राजा उनसे कहते हैं, अगर आपको भ्रष्टाचार कहीं पर मिल जाए तो थोड़ा सा नमूने भर के लिए मुझे दिखाने के लिए लेकर आना, मैं भी तो देखूं वो कैसे दिखता है। इस पर दरबारी कहते हैं, हमने सुना है कि वो बहुत बारीक होता है
और हमारी आँखों को आपको आपका विशाल रूप, आपका भव्य रूप देखने की आदत हो गई है। हमारी आँखों को आप वह बारीक भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा, और अगर कहीं पर दिखा भी तब भी उसमें हमें आप ही की छवि, आप ही का रूप दिखाई देगा। लेकिन हमारे राज्य में विशेषज्ञ नाम की एक जाति रहती है, उन्हें बारीक से बारीक चीज भी दिखाई देती है। उनके पास एक खास तरह का अंजन है, अंजन मतलब काजल, जिसे वे आंखों में आंच कर बारीक से बारीक चीज भी देख सकते हैं। कृपया आप उन्हीं को बुलाकर इस बात की छानबीन कीजिएगा। तुरंत विशेषज्ञ जाति के 5 लोगों को दरबार में बुलाया जाता है। राजा उनसे कहते हैं, सुना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, प्रजा इस बात पर बहुत शोर कर रही है, आपको इस भ्रष्टाचार की छानबीन करनी है, आपको ढूंढना है उसे, वो कहाँ है, कैसे दिखता है, और अगर आपको वह मिल जाए तो मुझे नमूने के लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए जरूर लाइएगा। मुझे भी देखना है कि वह भ्रष्टाचार होता कैसे है। विशेषज्ञ उसी दिन से छानबीन शुरू कर देते हैं और 2 महीने के बाद दोबारा अपने दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, आपकी छानबीन पूरी हो गई? विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ। क्या आपको भ्रष्टाचार मिला? हाँ, बहुत सारा मिला। लाइए मेरी हथेली पर थोड़ा सा रख दीजिएगा, मुझे भी देखना है वो कैसे दिखता है। विशेषज्ञ कहते हैं, नहीं महाराज, वो हाथ की पकड़ में नहीं आ सकता है, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। स्थूल यानी मोटे आकार का, सूक्ष्म यानी बहुत ही बारीक, जिसे हम आसानी से आंखों से नहीं देख सकते हैं। वह सूक्ष्म है, वह अगोचर है, वह इस दुनिया से परे है, वह सर्वव्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। उसे आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह सुनने के बाद राजा सोच में पड़ जाते हैं। विशेषज्ञों, आप कहते हो भ्रष्टाचार सूक्ष्म है, वह अगोचर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे आप देख नहीं सकते हो, उसे आप महसूस कर सकते हो, ये सारे गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, आजकल भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह आपके राजमहल में है, वह आपके सिंहासन में है। यह सुनने के बाद राजा एकदम से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और अपने सिंहासन से दूर हटकर खड़े हो जाते हैं। तब विशेषज्ञ उन्हें समझाते हैं, महाराज, आपके सिंहासन को पिछले साल रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल असल में झूठा है, वह दुगुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। इसी तरह आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। यह सुनने के बाद राजा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दरबारियों के कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े होना मतलब सावधान होना, चौकन ना होना। राजा बहुत दुखी हृदय से कहते हैं, विशेषज्ञों, मैं इस भ्रष्टाचार को अपने राज्य से पूरी तरीके से मिटाना चाहता हूं। आपके पास कोई इसे मिटाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए कोई उपाय है? विशेषज्ञ तुरंत कहते हैं, हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना बनाई है। फिर वह राजा को समझाने लगते हैं, महाराज, सबसे पहले आपको आपके राज्य में, अगर आपको भ्रष्टाचार मिटाना है, संपूर्णतया मिटाना है, तो सबसे पहले आपको अपने राज्य में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, व्यवस्था में बदलाव लाना होगा।
वो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। मौका मतलब वह जरिया जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, जहां से वह पनपने लगता है। सबसे पहले उस मौके को मिटाना होगा। ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका नहीं होगा तो अधिकारियों को घूस नहीं मिलेगी। इससे वहीं पर भ्रष्टाचार पनपना बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जरिए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार फैलता है, पनपता है। उन कारणों की भी जांच पड़ताल करनी होगी और तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। राजा विशेषज्ञों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपनी योजना यहाँ पर रखो, मैं अपने दरबारियों के साथ उस पर चर्चा करूँगा। विशेषज्ञों के चले जाने के बाद राजा दरबारियों के साथ विशेषज्ञों के द्वारा दी गई योजना पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। दिन बीतने लगते हैं और राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। राजा के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर दरबारी बहुत चिंतित हो जाते हैं और एक दिन वो राजा से पूछते हैं, महाराज, आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और इसके लिए मुख्य कारण है वह विशेषज्ञ और उनकी यह योजना। महाराज कहते हैं, हाँ, आपने सही कहा, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो इस पर दरबारी कहते हैं, महाराज, ऐसी योजना जिसमें राजा की नींद में खलल पड़े, नींद में बाधा आए, ऐसी योजना को तो नष्ट कर देना चाहिए, उसे आग के हवाले कर देना चाहिए। महाराज उस पर कहते हैं, आपने सही कहा, आपने भी उस योजना को देखा है। मैं अपने राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूँ, समूल नष्ट करना चाहता हूँ। क्या हमें उस योजना को अमल में लाना चाहिए? इस पर दरबारी सभी एक मत हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। अगर हम उस योजना को अमल में लाएंगे तो हमारे व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे और उसी के साथ साथ नई परेशानियां, नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए हमें उस योजना को अमल में नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें कोई ऐसी तरकीब ढूंढ निकालनी है जिससे कि कोई हेरफेर भी हमें करना ना पड़े, कोई बदलाव भी, कोई परिवर्तन भी ना करना पड़े और भ्रष्टाचार को भी हम नष्ट कर दें। इस पर राजा कहते हैं, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी कोई बिना बदलाव किए, बिना कोई परिवर्तन किए भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूँ। मेरे जो परदादा थे उन्हें जादू आता था, अगर वो होते तो तुरंत अपने जादू से इस भ्रष्टाचार को मिटा देते, लेकिन मुझे कोई जादू आता नहीं है। अब किया क्या करें? आप ही कोई उपाय ढूंढ निकालो। कुछ दिनों के बाद दरबारी राजा के दरबार में एक साधु को उपस्थित करते हैं और वो राजा से कहते हैं कि साधु ने एक चमत्कारी तावीज़ बनाया है और यह तावीज़ मनुष्य को सदाचारी बनाता है। साधु अपने झोले में से एक तावीज़ निकालकर राजा के सुपुर्द करता है। राजा उसे ध्यान से देखते हैं और साधु से कहते हैं कि आप मुझे इस तावीज़ की विस्तार से जानकारी दे दो और समझाओ कि कैसे आदमी सदाचारी बनता है। साधु महाराज को तावीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। हमारे पाठ का जो शीर्षक है सदाचार का तावीज़, और यहाँ पर तावीज़ की जानकारी दी जा रही है। साधु राजा को समझाते हैं कि मनुष्य के आत्मा में ही ईमान और बेईमानी होती है। विधाता यानी परमेश्वर, ईश्वर
जब मनुष्य को बनाता है तब कुछ मनुष्यों की आत्मा में वह ईमान की कल फिट कर देता है। कल यानी वह पुर्जा, मशीन का पुर्जा या पार्ट। तो इस तरीके से वह ईमान की कल कुछ मनुष्यों की आत्मा में फिट कर देता है। कुछ मनुष्यों की आत्मा में वह बेईमानी की कल फिट कर देता है और उसी के अनुसार बाद में हमें मनुष्य व्यवहार आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। जिनकी आत्मा में बेईमानी की कल फिट गई है वो बेईमानी ही करते रहेंगे, बेईमानी से अपना जीवन जीते रहेंगे। और जिनकी आत्मा में ईमानदारी की कल फिट की है वह लोग, वह व्यक्ति, वह इंसान ईमानदारी से जीवन जीते हुए नजर आएंगे। इन्हीं को आप आत्मा की पुकार कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल था साधु महाराज के सामने कि जो लोग बेईमानी से जीवन जीते हैं उन्हें ईमानदार कैसे बनाया जाए। तो इस सवाल को लेकर उन्होंने कई सालों तक विचार किया, तपस्या की, साधना की और तब जाकर उन्होंने यह तावीज़ बनाया। यह तावीज़ मनुष्य को, मानव को ईमानदारी की ओर प्रेरित करता है। इसे पहनने के बाद इंसान, मनुष्य ईमानदारी से आचरण करता है। जिसकी भुजा पर यह बंधा होगा उसकी भुजा से, इस तावीज़ में से ईमानदारी के स्वर निकल आएंगे। जो इंसान बेईमानी करता है उस बेईमानी के स्वर यह तावीज़ दबाकर, बेईमानी के स्वर दबाकर उससे वह ईमानदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब एक प्रकार से उसकी बेईमानी के स्वर वह दबोच लेगा और उस पर ईमानदारी के स्वर लगाकर उसे ईमानदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक प्रकार से इसे पहनने के बाद मनुष्य ईमानदारी से आचरण करेगा। और जैसे तो आपको मालूम है, जब भी कोई नई चीज़ या नई दवाई बाजार में आती है सबसे पहले उसका प्रयोग जो है वह जानवरों पर किया जाता है। तो साधु महाराज ने भी इस तावीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया था। उन्होंने देखा कि जब यह तावीज़ कुत्ते के गले में बांधा गया, कुत्ते ने चोरी करके रोटी नहीं खाई। इस बात से उन्हें तसल्ली हो गई कि यह तावीज़ सही अर्थ में काम करता है, सही अर्थ में मनुष्य को ईमानदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह सुनने के बाद राजा बहुत खुश हो जाते हैं। सारे दरबारी उठ कर तावीज़ को देखने के लिए आ जाते हैं। राजा बहुत खुश होकर साधु से कहते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे राज्य में इतने महान साधु हैं, इतने चमत्कारी साधु हैं। हम इस भ्रष्टाचार से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए हम इस भ्रष्टाचार को जड़ समेत नष्ट करना चाहते थे और आपने हमारी समस्या का बहुत ही अच्छा हल निकाला, बहुत ही अच्छा उपाय निकाला। हम आपके बहुत आभारी हैं। आप ऐसा कीजिएगा, राज्य की ओर से इस तावीज़ बनाने का एक कारखाना ही खोल दीजिएगा और हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। आप उस कारखाने के जनरल मैनेजर बन जाइएगा और अपनी देखरेख में बढ़िया से बढ़िया तावीज़ हमारे राज्य को सप्लाई कीजिएगा। इस पर दरबारी थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, तावीज़ बनाने का झंझट राज्य क्यों अपने ऊपर ले ले? इससे बेहतर है कि तावीज़ बनाने का ठेका हम साधु महाराज को ही दे देते हैं। उन्हें अपनी मंडली के मदद से कारखाना खोल देने दीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया तावीज़ बनाकर हमारे राज्य को सप्लाई करने दीजिएगा।
इस बात से राजा जो है वो सहमत हो जाते हैं और तुरंत सारू महाराज को 5 करोड़ रुपए पेशगी के तौर पर कारखाना खोलने के लिए दिए जाते हैं। अगले दिन राज्य के अखबार में खबर छपती है, सदाचार के तावीज की खोज। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा दरबारी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके समस्या का बहुत ही अच्छा हल निकल आया होता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया जाता है और कार्य जो है वो चल रहा है। एक दिन अचानक राजा के मन में या उनके दिमाग में उत्सुकतावश यह जानने की रुचि पैदा होती है कि यह देखने की क्या वाकई तावीज़ काम कर रहा है या नहीं। सही अर्थ में तावीज़ लोगों को ईमानदारी की ओर प्रेरित कर रहा है या नहीं, यह देखने की उनमें उत्सुकता जाग उठती है। एक दिन राजा अपना वेश बदलकर एक सरकारी कार्यालय में चले जाते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उस दिन 2 तारीख थी। 1 तारीख को ही तनख्वाह मिल जाती है। सरकारी कार्यालय में पहुंचने के बाद एक सरकारी कर्मचारी से बहुत सारा काम करवाकर वे उसके हथेली पर 5 रुपए का नोट थमा देते हैं। यह देखने के बाद सरकारी कर्मचारी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह नाराजगी में कहता है, घूस लेना पाप है, भाग जाओ यहाँ से। यह डांट सुनने के बाद राजा बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है हाँ, वाकई ही सही अर्थ में तावीज़ ने लोगों को ईमानदार बना दिया है, कर्मचारियों को ईमानदार बना दिया है। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो घूस स्वीकार नहीं करते हैं। राजा इस बात से बहुत खुश जाते हैं, दरबार में वापस लौटते हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा उनके मन में तावीज़ के छानबीन की उत्सुकता जाग उठती है। दोबारा ध्यान देना है, उस दिन 31 तारीख होती है, महीने का आखिरी दिन। दोबारा राजा अपना वेश बदलते हैं, उसी का सरकारी कार्यालय में जाते हैं और उसी कर्मचारी से बहुत सारा काम बताकर उसके हथेली पर अंत में 5 रुपए का नोट थमा देते हैं। वह सरकारी कर्मचारी अब उस नोट को अपनी जेब में रखने ही वाला होता है कि राजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम यह घूस स्वीकार कर रहे हो? क्या आज तुम यह सदाचार का तावीज़ पहनकर नहीं आए? इस पर वह सरकारी कर्मचारी कहता है, हाँ महाराज, आज मैंने पहना है, और अपना आस्तीन ऊपर उठाकर भुजा पर बंधा हुआ तावीज़ वो राजा को दिखाते हैं। राजा को अचंभा होता है, तावीज़ भी पहना हुआ है और यह कर्मचारी घूस भी ले रहा है, ऐसे कैसे? तो तावीज़ के स्वर सुनने के लिए राजा अपने कान जो है वह तावीज़ को लगाकर सुनता है। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, आज तो ले लो, आज 31 तारीख है। यही एक लोक कथा है जिसके माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने समाज में फैले भ्रष्टाचार, विद्रूपताएं, असंगतियां, उनका वर्णन किया है। उन स्थितियों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। अब इस लोक कथा का, जिसके जरिए हरिशंकर परसाई जी ने उन असामाजिक तत्वों पर वार किया है, उनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले प्रमुखतः इस लोक कथा के 4 मुख्य किरदार हैं। पहला राजा, दूसरी प्रजा,
तीसरा साधु और चौथा है विशेषज्ञ। सबसे पहले हम राजा का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर मैंने स्लाइड पर एक संस्कृत सुभाषित को आपके लिए पढ़ने के लिए दिया है, जहाँ पर राजा कैसा होना चाहिए, उसके उत्तरदायित्व क्या है अपने समाज के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, उसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा नातो हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञम, प्रजा नातो प्रिय हितम। अर्थात इसका अर्थ है प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो हित लगे उसमें है। बहुत ही स्पष्ट बात इस सुभाषित के द्वारा राजा के बारे में कही गई है। राजा राज्य का प्रमुख होता है, प्रधान सेवक होता है, और उसका जो जीवन होता है वह सिर्फ अपने प्रजा के लिए होता है। राजा सिर्फ प्रजा के लिए होता है, इसीलिए उसे ध्यान में रखना है अपने प्रजा के हित। उसकी प्रजा सुखी है या दुखी है, इस बात की समझ जो है वह सबसे पहले राजा को होनी चाहिए। यहाँ पर हम शुरुआत से उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत में देखिएगा, जब प्रजा हल्ला मचा रही थी तब राजा अपने दरबारियों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुझे कहीं दिखा नहीं है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, आपको कहीं दिखा है। यहाँ पर इस बात से यह प्रमाणित होता है कि राजा का अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं है। सबसे पहले भ्रष्टाचार राजा को दिखाई देना चाहिए था, जिसे प्रजा ने देखा है। ये कमी हमें इस राजा में दिखाई देती है, और आपको ध्यान देना है यह व्यंग्य निबंध है। हर एक बात पर यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य कसा है। पहले राजा की कमी कि उनके राज्य में जो समस्याएं हैं उनसे वह वाकिफ नहीं है, उनसे वह परिचित नहीं है। शोर मचाने के बाद, समस्याओं का वर्णन करने के बाद राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को उस समस्या से दूर कराए। यहाँ पर राजा ऊपर ही ऊपर दिखावा कर रहा है कि उसे समस्या को दूर करना है। वो बार बार कहता है, हाँ मुझे मेरे राज्य से भ्रष्टाचार को हटाना है, लेकिन उसे गंभीरता से, उस विषय को गंभीरता से वह नहीं ले रहा है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर कह रहा है, हाँ मुझे मेरे राज्य से भ्रष्टाचार को हटाना है। यह बात तब साबित होती है जब विशेषज्ञ पूरी छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट को, अपनी छानबीन को राजा के सुपुर्द कहते हैं। उनकी छानबीन ने, उनकी योजना में उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने का एक कारगर उपाय ढूंढ निकाला है, लेकिन उस कारगर उपाय को, उपयोगी उपाय को राजा अमल में लाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उस योजना को वह अमल में लाएंगे तो उन्हें अपने व्यवस्था में, अपने राज्य में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, जिससे कि बहुत सारी और सुविधाएं हो जाएंगी, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसका सामना राजा करना नहीं चाहते हैं। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजा जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा, इस तरह की मानसिकता उनकी है। हर छोटी मोटी समस्या के लिए वो अपने दरबारियों से सलाह मशवरा करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। चर्चा करना गलत नहीं है। हर समस्या का निवारण करने के लिए, हर समस्या को दूर करने के लिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन चर्चा के उपरांत एक ठोस मुद्दे पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चर्चा सिर्फ नाम मात्र के लिए
की जा रही है। जो योजना उन्हें अमल में लानी चाहिए उसे वह अमल में नहीं लाना चाहते, क्योंकि समस्याओं का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। यह हो गया राजा का विश्लेषण। अब हमें ध्यान में रखना है कि हमारे वर्तमान समाज में राजा जो है वो नाम मात्र के लिए है और राजाओं का स्थान जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधियों ने लिया है। जो नियम, जो उसूल राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए होते हैं, वही नियम, वही उसूल लोक प्रतिनिधियों को भी मानने होते हैं। आज इस वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता ने सरकारी शासन, सरकारी व्यवस्था का कार्यभार, दायित्व एक प्रकार से लोक प्रतिनिधियों के कंधे पर सौंपा है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो बहुत ही कम जनप्रतिनिधि करते हैं। और एक मुख्य बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जनप्रतिनिधियों में सबसे शीर्ष स्थान जिस जनप्रतिनिधि का होता है वह राजा की भूमिका निभाता है। दूसरा जो पात्र है, दूसरा जो मुख्य तत्व है वह है प्रजा। जैसे राजा के उत्तरदायित्व होते हैं वैसे प्रजा के भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रजा को भी यह ध्यान में रखना है कि वह अपने राजा का साथ दे। अगर राजा ने कोई ठोस निर्णय उनकी बेहतरी के लिए लिया है तो प्रजा का उत्तरदायित्व बनता है कि वो हर कदम पर अपने राजा का साथ दे। यहाँ पर राजा विशेषज्ञों द्वारा दी गई योजना को अमल में नहीं लाना चाहते, साथ ही साथ यहाँ पर दरबारी भी उसके विरुद्ध हैं, वो भी उस योजना को अमल में नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर परिवर्तन होगा तो थोड़ी बहुत समस्याएं उन्हें झेलनी होंगी। ये बात ध्यान में रखनी है, प्रजा को यह बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई नई बात शुरू की जाती है, प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन वह नई बात अगर लंबे समय के लिए उन पर असर करने वाली है, आगे की पीढ़ी को अगर सुख सुविधाएं होंगी, उनके लिए अगर वह बेहतरी के लिए होगा, तो उस नई बात को, नई योजना को अमल में लाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, राजा को जो है वह ध्यान देना होता है। राजा को अपनी प्रजा में एक प्रकार से अनुशासन में लाना बहुत जरूरी है। जो प्रजा अनुशासन से कार्य करती है, जो प्रजा अनुशासन से कार्य नहीं करती है, दिए गए काम करने से अपने आप को बचाती है, वह राज्य कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है, उस राज्य में कभी प्रगति नहीं होती है। और यही बात जो है हम यहाँ पर इस लोक कथा में देखते हैं। ना ही राजा और ना ही प्रजा अच्छे योजनाओं को अमल में लाना चाहता है। तीसरा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है साधु। साधु जो है वो मौका परस्त है। साधु को भली भांति मालूम है, साधु है। आमतौर पर हिंदू धर्म में साधुओं को आस्था से देखा जाता है, उन्हें वंदनीय माना जाता है, तो इसी बात का वो यहाँ पर फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी भारतीय जनता भ्रष्टाचार को जड़ समेत नष्ट करना चाहती है और इसी का फायदा साधु महाराज ने उठाया है। उन्होंने सोचा अगर मैं इस समस्या के लिए कोई समाधान दे दूं
या कोई दवाई की खोज निकालूं तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो जनता उस पर ध्यान देगी। तो यहाँ पर इसी सोच के साथ उन्होंने इस तावीज़ की खोज निकाली और वो राजा के दरबार में प्रस्तुत हो गई। राजा भी यही चाहते थे कि बिना कोई परिवर्तन किए उनकी समस्या का वो हल निकाले। तो राजा और साधु दोनों की मिली भगत से सदाचार दोनों की मिली भगत से तावीज़ का कारखाना खोल दिया जाता है। साधु को भली भांति मालूम है कि अगर वे इस तरह की उपाय या दवाई की खोज करेंगे तो उन्हें सरकार के द्वारा बड़ी मोटी रकम जो है वह इनाम स्वरूप मिल जाएगी। और जैसे कि आपने देखा है, बिना सोच विचार किए राजा साधु को 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए दे देते हैं, बिना सोचे समझे कि वाकई इतनी बड़ी मोटी रकम वही सही मायनों में उपयोग में लाई जा सकेगी या नहीं। तो साधु महाराज ने समाज में फैले भ्रष्टाचार का बहुत ही अच्छा मौका उठाया और यहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा फायदा जो है वह अपने हित के लिए किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, मौके का फायदा वो अपने भलाई के लिए करते हैं। तो इस पर भी हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है। और चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं इस लोक कथा के, इस पाठ के, वह है विशेषज्ञ जाति। पूरे पाठ में आप ध्यान दोगे कि विशेषज्ञ ही ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जब उन्हें भ्रष्टाचार की छानबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो पूरी ईमानदारी से उसकी छानबीन करते हैं। जो बातें राजा के भी नज़र में नहीं आई थी, उन बातों पर भी वो ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सिंहासन को रंग लगाने के लिए जिस बिल का भुगतान किया था, उस बिल में उन्होंने भ्रष्टाचार पाया, जबकि वह सिंहासन जो है वह राजा का है। सबसे पहले राजा को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन राजा इस बात से अनभिज्ञ हैं। इस बात की जानकारी, इस बात का पता जो है वह विशेषज्ञों ने लगाया। शुरुआत से अंत तक आप देखोगे पूरी ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया है। पूरी ईमानदारी से उन्होंने हर एक बारीकियों को परखा है, कहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार वो जो फैलता है, इसकी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं की है, बल्कि उस समस्या से कैसे हम छुटकारा पाएं, उस समस्या का समाधान भी उन्होंने निकाला है। हाँ, उन्होंने बताया कि हमें भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो उस मौके को, उस जरियों को ही हमें खत्म करना होगा, उस जरियों को ही हमें बंद करना होगा जहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है, पनपता है। तो ये जो उनकी छानबीन थी वो वाकई बहुत ही अच्छी थी। और अगर राजा उनकी योजना को अमल में लाते तो सही अर्थ में भ्रष्टाचार को अपने राज्य से मिटाने में, नष्ट करने में वो सफल हो जाते। राजा में दूरदृष्टि, साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता की कमी यहाँ पर दिखाई दी है, जिसकी वजह से समाज में या राज्य में फैला हुआ भ्रष्टाचार को मिटाने में वो असफल रहे। आपको पाठ के जो अंतिम जो दृश्य हैं उस पर मैं आपका ध्यान यहाँ पर देना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार को मिटाया कैसे जा सकता है। इसकी योजना या इसका उपाय जो है स्वयं खुद हरिशंकर परसाई जी ने दिया है। तावीज़ की छानबीन करने के लिए तावीज़ असल में काम कर रहा या नहीं, यह देखने के लिए राजा अपना वेश बदल कर
सरकारी कार्यालय में जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही कर्मचारियों को तनख्वाह मिली थी, उनकी जेबें पैसों से भरी हुई थी और इसीलिए जब राजा द्वारा उसे घूस के तौर पर, रिश्वत के तौर पर 5 रुपए का नोट दिया जाता है, वह कर्मचारी उसे लेने से इनकार करता है। इससे यही बात स्पष्ट होती है कि कर्मचारी संतुष्ट था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, इसीलिए उसमें लालच नहीं था, इसीलिए उसने वह 5 रुपए का नोट जो रिश्वत के तौर पर उसे दिया जा रहा था, उससे लेने से उन्हें इनकार कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर मनुष्य में लालच नहीं है और पाने की अगर इच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं पर खत्म हो सकता है। अगली बात, दूसरी बार जब राजा दोबारा उसी कार्यालय में 31 तारीख को जाते हैं, तारीख आपको ध्यान में रखनी है, 31 तारीख होती है जब दोबारा राजा उसी कार्यालय में उसी कर्मचारी के पास जाते हैं और उससे बहुत सारा काम निकालकर 5 रुपए की नोट रिश्वत के तौर पर, घूस के तौर पर उसके हथेली पर थमाते हैं। तब वह कर्मचारी तुरंत उस नोट को अपनी जेब में रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है और अगले दिन 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलेगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक दिन के लिए यह कर्मचारी यह सरकारी कर्मचारी एक दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकता है? 5 रुपए का नोट जो उसे रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा है, उसे वह स्वीकार करता है। वह उसी वक्त यह भी सोच सकता था, नहीं ना मेरी जेब खाली हो, लेकिन कल 1 तारीख है, मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। क्या वह कर्मचारी एक दिन के लिए सब्र नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वह मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अगर आचरण करे, अगर वह तय करे, नहीं मुझे घूस नहीं स्वीकार करनी है, ना ही किसी भी कारणवश मुझे घूस रिश्वत देनी है, उसी वक्त भ्रष्टाचार हमारे देश से नष्ट हो सकता है। भ्रष्टाचार को अगर हमारे देश से हमें खत्म करना है, उसे नष्ट करना है, तो हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह घूस लेना और घूस देना बंद करे। वह मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर है और मुझे यही लगता है कि अगर इच्छा शक्ति शक्तिशाली है तो उसी वक्त, उसी क्षण हम हमारे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने में, नष्ट करने में सफल हो सकते हैं। मैंने इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.